टाइम्स में खुश आमदीद। नीतीश कुमार एक मरतबा फिर बिहार के वज़ीर आला बन गए हैं और 2005 से कंटिन्यू बिहार के वो वज़ीर आला हैं, वहाँ के इक़्तिदार में मौजूद हैं। नीतीश कुमार ने आज 10वीं मरतबा पटना के गांधी मैदान में वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लिया। दुल्हन की तरह गांधी मैदान को सजाया गया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, देश के वज़ीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी के सदर जेपी नड्डा, सब लोग वहां पर मौजूद रहे। नीतीश कुमार के अलावा मज़ीद 26 लोगों ने हलफ लिया, जिनमें 2 लोगों ने जो बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं नायब वज़ीर आला के तौर पर अपने ओहदे का हलफ लिया। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। 26 लोगों के मंत्रालय में एक मुसलमान को भी जगह दी गई है, जिनका नाम है जमा खान। पिछली मरतबा भी एनडीए की हुकूमत में वो मिनिस्टर थे। डॉक्टर खालिद अनवर का नाम भी चल रहा था कि उनको भी मंत्रालय मिल सकता है, यानी जेडीयू के कोटे से 2 मुसलमानों को मिनिस्टर बनाया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल सिर्फ जमा खान ने ही हलफ लिया है, खालिद अनवर हलफ नहीं ले सके। और ऐसा लगता है कि फ़िलहाल जेडीयू ने एक मुसलमान को ही वज़ीर बनाने का फ़ैसला किया है। नीतीश कुमार पहली मरतबा 2000 में सिर्फ 7 दिनों के लिए वज़ीर आला बने थे, फिर 2005 में वज़ीर आला बने तो 2010 तक कंटिन्यू वज़ीर आला रहे, 2010 में वज़ीर आला बने तो 2013 तक रहे। बीच में कुछ दिनों के लिए उन्होंने जितेंद्र राम मांझी को चीफ मिनिस्टर बना दिया था, उन्होंने गद्दारी की, फिर उन्होंने इक़्तिदार को अपने हाथ में ले लिया। 2015 में वज़ीर आला बने महागठबंधन के साथ, फिर 2017 में बीजेपी के साथ गए, 2020 में बीजेपी के साथ उनको जीत मिली, 2022 में दोबारा उन्होंने आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई, 2024 में फिर बीजेपी के साथ चले गए और 2025 में जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, तमाम लीडर्स या जितने पॉलिटिकल एक्सपर्ट होते हैं उन सब का तज्ज़िया ये था, उन सब का दावा यह था कि नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव है, नीतीश कुमार अब चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं। लेकिन वो तमाम तज्ज़िया, वो तमाम दावा गलत साबित हुआ और एक मरतबा फिर नीतीश कुमार बिहार के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। 2030 में नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बनेंगे नहीं बनेंगे, 2030 तक नीतीश कुमार रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये आने वाला वक्त तय करेगा। बीजेपी ने पूरी कोशिश की थी नीतीश कुमार को रास्ते से हटाने की, अपने दम पर बिहार में सरकार बनाने की, नीतीश कुमार को माइनस करके हुकूमत लाने की, लेकिन बीजेपी की ऐसी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। बीजेपी का पूरा मंसूबा था एकनाथ शिंदे की तरह खेला करने का या शिवसेना और एनसीपी की तरह जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने का, लेकिन वो कोशिश भी नीतीश कुमार ने कामयाब नहीं होने दिया। 2005 से 2025 तक 20 साल हो गए और इन 20 सालों में अलग अलग अलायंसेस की हुकूमत रही, चीफ मिनिस्टर के ओहदा पर नीतीश कुमार ही रहे। लेकिन इस मरतबा जब नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बने हैं तो वो सवालात के घेरे में हैं। चुनाव पर, इलेक्शन पर लगातार सवालात कायम किए जा रहे हैं और एक ऐसे चुनाव में इस मरतबा नीतीश कुमार को जीत मिली जिस पर तरह तरह का इल्ज़ाम लग रहा है। 2 दिन पहले आरजेडी ने एक संगीन इल्ज़ाम लगाया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर कि इस चुनाव से पहले देश की तमाम ईवीएम में 25,000 वोट्स पहले से था। यानी बिहार में जो इलेक्शन हुआ 2 फेज़ में, पहले फेज़ का 6 नवंबर को और दूसरे फेज़ का 11 नवंबर को, तो दोनों फेज़ में जितने पोलिंग बूथ थे और वहां पर जितनी मशीनें थी, जितने ईवीएम रखे गए थे, उन तमाम ईवीएम्स में पहले से 25,000 वोट रखा हुआ था। उसके बाद लोगों ने वोट करना शुरू किया और पहले का वो जो 25,000 वोट था वो बीजेपी के लिए वो वोट मखसूस था, बीजेपी को वोट दे रखा गया था। इसी वजह से बीजेपी की बिहार में इतनी बड़ी जीत हुई। और ये बयान किसी आम शख्स का नहीं, किसी ट्विटर के एक्टिविस्ट का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय जनता दल के एक अहम तरीन रहनुमा का है। राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं जगानंद सिंह। उन्होंने आरजेडी की मीटिंग के दौरान कहा कि बिहार में इलेक्शन के दौरान जितने ईवीएम का इस्तेमाल किया गया उन तमाम ईवीएम में पहले से 25,000 वोट रखा गया था और उसी का नतीजा है कि बीजेपी को, जनता दल यूनाइटेड को, एनडीए को इतनी बड़ी जीत मिली है। जगानंद सिंह के इस बयान की मजम्मत भी की जा रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जगानंद के इस बयान को रिजेक्ट किया, हालांकि न्यूज़ 24 ने खबर शाये किया, दूसरे अखबारात ने भी जगानंद सिंह के हवाले से खबर शाये की और कहा आरजेडी के सीनियर लीडर ने एक बड़ा दावा किया कि पहले से ईवीएम में 25,000 वोट मौजूद था। बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया गया और ट्वीट करके इस दावा को खारिज किया गया। ट्वीट करके कहा गया कि
25,000 वोट को पहले से लोड करके रखने का जो दावा किया जा रहा है, ये दावा सरासर गलत है, झूठ है और ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ईवीएम वाईफाई से कनेक्ट नहीं होता, ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं होता, इंटरनेट से कनेक्टेड ईवीएम नहीं होता है। इसलिए ईवीएम को हैक करना या ईवीएम में पहले से वोट डालना पॉसिबल नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का यह भी कहना है कि जब ईवीएम किसी भी पोलिंग बूथ पर रखा जाता है तो उससे पहले मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो बूथ एजेंट होते हैं उनके सामने ईवीएम का ट्रायल किया जाता है, पहला वोट डाला जाता है और दिखाया जाता है कि ईवीएम में पहले से कुछ भी नहीं है। उसके बाद वीवीपैट का मैच किया जाता है कि जो बटन दबाया जा रहा है उसी पार्टी को वोट जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो पहले पूरा मैच किया जाता है, पहले चेक किया जाता है, वेरिफिकेशन किया जाता है, उसके बाद ही बाज़ाब्ता ईवीएम के ज़रिए वोटिंग का सिलसिला शुरू होता है। इसलिए इस तरह का इल्ज़ाम और इस तरह का दावा सरासर गलत है, चुनाव आयोग पर संगीन इल्ज़ाम है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन आरजेडी की तरफ से इस दावा को वापस नहीं लिया गया, बल्कि आरजेडी के लीडर्स लगातार इस दावा को आगे बढ़ा रहे हैं और वो सबूत पेश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, ईवीएम में पहले से वोट डाला जा सकता है और यही हुआ। उधर राहुल गांधी की तरफ से कंटिन्यू वोट चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और बिहार के वोट चोरी की फाइल भी राहुल गांधी खोलने की तैयारी कर रहे हैं। इधर बीजेपी या दूसरे लोगों ने राहुल गांधी के खिलाफ एक नया महाज खोल दिया। दरअसल 272 लोगों ने राहुल गांधी के नाम एक लेटर लिखा और लेटर लिख करके राहुल गांधी को कहा कि चुनाव में उनको जो हार मिली है उस हार को एक्सेप्ट करना चाहिए, तस्लीम करना चाहिए और जो आईनी इदारे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन हैं, उन पर इस तरह का घटिया आरोप नहीं लगाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, उस पर इस तरह का आरोप लगाना कि चुनाव आयोग किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, चुनाव आयोग जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, चुनाव आयोग साफ शफाफ इलेक्शन नहीं करवा रहा है। राहुल गांधी का ये इल्ज़ाम सरासर गलत है। कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन की जो वैल्यू है, जो इमेज है, वो डाउन हो रही है, अवाम में उसकी इमेज ख़राब हो रही है। और इस तरह का लेटर लिखा है 272 लोगों ने, जिसमें कुछ साबिक अफसरान हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ प्रोफेसर हजरात हैं, इस तरह के लोगों ने लेटर लिखा। राहुल गांधी ने ऐसे लोगों को कुछ भी जवाब नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस की नेशनल स्पोक पर्सन सुप्रिया श्रीनेट ने बाज़ाब्ता एएनआई को इंटरव्यू देते हुए, बाइट देते हुए इसका जवाब दिया और कहा देश की टोटल आबादी 1 अरब 40 करोड़ की है और इतने बड़े लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं राहुल गांधी। वो विपक्ष के लीडर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं और 1 अरब 40 करोड़ की आबादी में अगर 272 लोगों को राहुल गांधी के तरीक़ा पसंद नहीं आया, उन्होंने राहुल गांधी को लेटर लिख दिया कि उन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर आवाज़ नहीं उठाना चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक्सपोज नहीं करना चाहिए, तो मैटर नहीं करता, वो मान्य नहीं रखता, क्योंकि हम 140 करोड़ जनता के दिलों की आवाज़ बने हुए हैं। इस तरह जस्टिफाई किया गया है कांग्रेस की तरफ से। लेकिन कहा जा रहा है कि जो तरीक़ा अब तक अपोजिशन की तरफ से इख्तियार किया जाता था कि बीजेपी को या अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को ख़त लिखा जाता था इंटेलेक्चुअल की तरफ से, दानिश्वर की तरफ से कि पीएम मोदी मॉब लिंचिंग के ख़िलाफ़ क्यों नहीं बोल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिम्मेदारी के साथ अपना फरीज़ा क्यों नहीं निभा रहा है, देश में बेगुनाहों को क्यों परेशान किया जा रहा है। तो अब बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी को इस तरह का ख़त लिखवाया गया। हालांकि बीजेपी ने यह ख़त लिखवाया नहीं लिखवाया, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। कहा तो यही जा रहा है, खबरों में यही है कि आम प्रोफेसर ने, आम पढ़े लिखे लोगों ने इस तरह का ख़त लिखवाया। लेकिन कुछ लोगों का दावा यह है कि बीजेपी के कहने पर ऐसा किया गया। लेकिन बहरहाल सच्चाई यही है कि राहुल गांधी को इस तरह का लेटर लिखा गया। अब राहुल गांधी का इस पर क्या ऑफिशियल जवाब होगा वो अभी तक सामने नहीं आया। इसके अलावा बिहार में एक ऐसी सरकार बनी, नीतीश कुमार एक ऐसे वक्त में हलफ ले रहे हैं जब उन पर इल्ज़ाम लग रहा है वोटों को खरीदने का। चुनाव से ठीक पहले उन्होंने बिहार की तमाम महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये देने का ऐलान किया। कंडक्ट ऑफ कोर्ट लागू हो चुका था, चुनाव आयोग तारीख का ऐलान कर चुका था और ऐसे मौका पर सरकार कोई स्कीम का ऐलान नहीं कर सकती, सरकार कोई नया मंसूबा नहीं ला सकती। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया
सरकार के ऐसे मंसूबों को रद्द कर देती है और माजी में इसकी कई मिसालें मौजूद है। राजस्थान की सरकार ने चुनाव से ठीक पहले आवाम के लिए एक मंसूबा लॉन्च किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रद्द कर दिया। इसी तरह कर्नाटका में हुआ, झारखंड में हुआ, कई रियासतों में हुआ। लेकिन बिहार में चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार की सरकार ने तमाम महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपया देने का ऐलान किया और चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया। उसके बावजूद पैसा महिलाओं के खाते में जाता रहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पर पाबंदी नहीं लगाई, इसको वायलेशन करार नहीं दिया और लोगों का मानना है कि ये जो पैसा महिलाओं को मिला उसी का नतीजा है कि एनडीए की दोबारा सरकार बनी, इतने ज़्यादा वोट मिले। लगातार खबरों में भी आ रहा था कि नीतीश कुमार की रैलियों में, बीजेपी के नेताओं की रैलियों में महिलाएं ज़्यादा जाती थी। खुद गोदी मीडिया का दावा यह है कि पुरुषों के मुकाबले में 9% महिलाओं ने ज़्यादा वोट किया। और जब इस तरह महिलाओं के ज़्यादा वोट करने के बाद सामने आएगी तो दूसरी तरफ से यही कहा जाएगा कि महिलाओं को जो 10-10 हज़ार रुपया मिला था उसी के बदले में महिलाओं ने वोट किया। उधर जो जीविका दीदी है बिहार में, उनको तमाम पोलिंग बूथ पर लगाया गया था, बैठाया गया था, उसका भी असर है। एसआईआर में भी करप्शन हुआ। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि 3 लाख वोटर्स अचानक बढ़ गए। उसके अलावा 243 विधानसभा के हलकों में 1 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स बढ़ाए गए जो सस्पेक्टेड थे, मशकूक थे। और इतना बड़ा फिगर्स जब बढ़ जाता है तो यकीनी तौर पर लोगों का जो डाउट है वो बढ़ जाता है। कलेक्टिव रिपोर्टर्स की रिपोर्ट है जिसमें दावा किया गया कि 1 करोड़ से ज़्यादा वोटर सस्पेक्टेड थे, मशकूक थे। तो ये पूरी सच्चाई है। बहरहाल नीतीश कुमार 10वीं मरतबा वज़ीर आला बने हैं, चीफ मिनिस्टर बनने की उनको मुबारकबाद। नीतीश कुमार की हुकूमत की खूबी रही है कि उन्होंने हमेशा सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की है, सभी के विकास और डेवलपमेंट के लिए काम किया है। उन्होंने कभी भी भेदभाव नहीं किया है। नीतीश कुमार की सरकार में मुसलमानों ने भी हमेशा सेफ महसूस किया है, हमेशा मुसलमानों ने भी अमन और आफियत महसूस किए है और कभी भी मुसलमानों को नहीं लगा कि बीजेपी की हुकूमत है या एनडीए की सरकार है। बिहार के दानिशवरान और इंटेलेक्चुअल्स ये भी मानते हैं कि नीतीश कुमार की हुकूमत में मुसलमानों के साथ कभी भेदभाव नहीं किया गया और आगे भी नहीं किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। मिल टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, फिर मुलाकात होगी।